हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे बोर्ड बूस्टर हिंदी में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं हमारी एक फर्स्ट फ्लाइट बुक के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसकी जो पहली स्टोरी है ना बच्चों, हिज फर्स्ट फ्लाइट, वहीं से हमारी जो पूरी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका नाम भी आया है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उड़ान को लेकर 2 ऐसी सुंदर कहानियाँ जो हमें एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन देती हैं कि हमें कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए, और दूसरा, हमेशा आत्मनिर्भरता ही इंसान को आगे लेकर जाती है। आत्मनिर्भरता ही इंसान की सफलता का कारण बनता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे आज के क्लास में हम लोग करेंगे 2 अलग अलग स्टोरीज को, जिसमें से एक स्टोरी होने वाली है हमारी एक यंग सीगल के बारे में, एक छोटे से ऐसे पंछी के बारे में, जिसके जो पंछी होगा हमारा, वो क्या करता है, वो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है। हमारा जो पंछी है वो उड़ने से क्या करता है, वो पंछी उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है। वो एक यंग सीगल है जिसको उड़ने से डर लगता है, जिसको ऐसा लगता है कि अगर वो उड़ेगा तो उसके उड़ने की वजह से ऐसा हो सकता है उसके साथ कि वो गिर जाए और पानी में जाकर मर जाए। तो इसीलिए वो उड़ता ही नहीं, वो बड़े टाइम तक वेट करता रहता है, उसके पेरेंट्स उसको आगे खाना दें, उसको पूछें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी स्टोरी के अंदर हम एक देखने वाले हैं हमारे पायलट के बारे में, एक स्टोरी जिसमें जब वो पायलट अपना प्लेन उड़ा रहे होते हैं तभी उनको सामना करना पड़ता है एक बड़े ही खतरनाक से तूफान का। अब वो जब उस तूफान को सामना करते हैं, उस तूफान का, तो किस तरीके से वो उस तूफान से लड़ते हैं और किस तरीके से उनकी आत्मनिर्भरता, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पर काम आता है, उनकी मनोवैज्ञानिक शक्ति जो है वहाँ पर काम आती है, और किस तरीके से वो अपने आप को बचा लेते हैं, उसके बारे में हमारी आज की 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज होने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं ना बच्चों, प्लीज़ वो डाउट्स पूछते रहो, ताकि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम साइड बाय साइड सॉल्व करते रहें। आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम, गलतियाँ, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले वही करेंगे, हमारा समरी ऑफ चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हमारा समरी ऑफ चैप्टर्स, फिर पढ़ेंगे हम उनके शॉर्ट क्वेश्चंस, और वैसे ही हम उनके लॉन्ग क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से, जिसका नाम है पहली स्टोरी का हिज फर्स्ट फ्लाइट। हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले ना दोनों चैप्टर्स को डन कर लेंगे। आज हम पहले दोनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे, और दोनों चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आज मिल के उनके सवालों को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे सवालों में ऐसा है कि दोनों स्टोरीज़ के बारे में हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। वो कहते हैं लियाम ओ फ्लेहार्टी जो है द्वारा लिखित ये हिज फर्स्ट फ्लाइट एक युवा सीगल की कहानी है। किसकी कहानी है? ये एक यंग सीगल की कहानी है जो आसमान में अब अपनी उड़ान भरेगा, जो उड़ने से डरता था, जिसको लगता था कि नहीं यार मैं उड़ नहीं पाऊंगा। सीगल एक परिवार के कगार पर रहता था, यानी वो लोग एक कगार पर, यानी कॉर्नर में, यानी वो एक एज पर रहते थे। एज किसकी थी? एज ऑफ अ रॉक। वो एक चट्टान के कोने पर रहते थे। एक युवा सीगल को अकेले छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह उड़ने से डरता है। अब उसके परिवार में देखो एक बर्ड है, बर्ड तो उड़ेगा ही। तो जब उस बर्ड के परिवार के सारे पंछी, उसके भाई बहन उड़ जाते हैं और वो उड़ने से डरता है, तो इसीलिए उसका परिवार उसको वहां पर पीछे छोड़ देता है कि तुम नहीं उड़ सकते तो तुम यहीं रहो, हम तो चले उड़ने। और धीमी गति से सीखने वालों में से एक है ये जो हमारा सीगल है। ये क्या है? ये एक स्लो लर्नर है। वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। उसको इस चीज़ का डर लगता है कि अगर मैं इस चट्टान से कूदा उड़ने के लिए तो मेरे पंख मेरी सहायता नहीं करेंगे, और मैं जैसे ही कूदूंगा मैं एकदम नीचे की तरफ जाऊंगा और नीचे जो समुद्र है उसमें गिरकर मेरी मौत हो जाएगी। इस चीज़ के डर से ही वो इस पानी में वो उड़ना नहीं चाहता था और पानी में जाने से डरता था। इस युवा सीगल की बस प्रेरणा की जरूरत थी। इसको सिर्फ क्या चाहिए था? ही ओनली वांटेड कॉन्फिडेंस। उसने बस एक चीज की कमी थी, जो था उसके मन का
कॉन्फिडेंस कि क्या करना चाहिए। सजा के रूप में उसके परिवार ने उसे किनारे पर अकेला छोड़ दिया और वहां से उड़ गए, क्योंकि वो उसको सबक सिखाना चाहते थे, उसे सिखाना चाहते थे इस चीज के बारे में कि नहीं बेटा तुझे उड़ना पड़ेगा, उड़ना तो तेरी हैबिट है, वो तो तुझे करना पड़ेगा। वो क्या है? वो एक नेचुरल चीज है, इट इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, वो तुम्हारा नेचुरल चीज है, उसको तुम छोड़ नहीं सकते हो, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा ही। उन्होंने उसे डांटा, उसे कायरता के लिए ताना मारा और यहाँ तक कि उसे भूखा रहने देने की भी धमकी दी। उन्होंने उसको डांटा, उन्होंने उसको बोला कि तुम गलत कर रहे हो, उसे कायरता के लिए ताना भी माना, उसे टॉन्ट किया। किसके लिए? टॉन्ट फॉर हिज कावर्डाइज। उसको डांटा भी कि भैया ये काम तो गलत हो रहा है, कि तुम्हें उड़ना चाहिए, तुम्हारा काम है उड़ना। यहाँ तक कि उसे भूखा रहने की धमकी भी दी कि तू नहीं आया तो हम तुझे खाना नहीं देंगे। लेकिन वो यंग सीगल इतना डरा हुआ था कि वो गया ही नहीं, वो उड़ा ही नहीं। यहाँ तक 24 घंटे वह भूखा रहा और उड़ान को अपने डर को दूर नहीं कर सका। उसको 24 घंटे भूख बर्दाश्त हो गई, लेकिन उसमें इस चीज़ का साहस नहीं आया, इस चीज़ की हिम्मत नहीं आई कि चलो मैं एक बार उड़ के ही देख लूँ। लेकिन उस 24 घंटे भूखे रहने की वजह से उसको जो धूप थी ना, वो भी उसके चेहरे पर बहुत तेज़ लग रही थी और उसको भूख लग रही थी। वह रोते रोते अपनी माँ से कुछ खाने के लिए विनती करने लगा। वो रोने लगा कि मम्मी मुझे प्लीज़ कुछ खाना दे दो, लेकिन उसके रिटर्न में भी उसकी माँ ने उसको डांटा। लेकिन अब उसकी मम्मी क्या करेगी? एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा सकती है। ओनली मदर कैन अंडरस्टैंड, ओनली मदर अंडरस्टैंड्स द पेन। किसी भी चीज का दुख जो होता है वो उसे माँ ही जान सकती है। तो उसकी माँ ने क्या किया? उसकी माँ ने बहुत ही दिमाग चलाया और जिस कगार पर, जिस चट्टान के कोने पर उसकी मम्मी बैठी हुई थी, वो कुछ इस तरीके का था कि उसकी मम्मी यहाँ पर बैठी है और यंग सीगल यहाँ पर बैठा है। तो यंग सीगल यहाँ से अपनी मम्मी को नीचे देख पा रहा था, तो उसने ये देखा कि उसकी माँ ने क्या किया। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह से तो पहले बड़ी देर तक खाती रही और खाने के बाद वह थोड़ी देर बाद उसका एक पीस लेकर उसके पास आ गई और उसके ठीक सामने खड़ी हो गई। तो मान लो यहाँ पर ये मदर सीगल अगर यहाँ पे खड़ी है तो यंग सीगल यहाँ पे था, बस उसके इतनी पास आके खड़ी हो गई। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच के पहुंच के भीतर था, यानी जो माँ की चोंच के अंदर जो मछली का पीस था ना, वो बस बहुत ही करीब था उसके यंग सीगल के, और वो चाहता तो उसमें झपट्टा मारकर खा सकता था। अब वो यंग सीगल भूख से इतना पागल हो गया था, ही वॉज मैडेंड बाय द साइट ऑफ फूड। यहाँ पे एक लाइन थी, मैडेंड बाय द साइट ऑफ फूड। वो खाने की साइट को देखकर इतना पागल हो गया था कि उसने मछली की तरफ एकदम से गोता लगाया, यानी वो एकदम से कूदा, झपट्टा मारा उसने कि वो उस मछली को पकड़ सके। लेकिन होता क्या है, वो बड़ी कोशिश करता, बड़ी देर से पहले वो कोशिश कर रहा था कि वो अपने माता पिता को इस चीज़ के लिए मना ले कि वो उसको खाना दे दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। उसने बड़ी देर तक कोशिश करी कि वो अपने माँ को मना ले, पिता को मना ले, भाई बहन को मना ले। तो एक बार ही उसने ऐसा भी किया कि वो अपने लेज पे, यानी जो उसकी जो चट्टान का पीस था, वो उसके ऊपर एक पैर ऊपर करके अपनी आंखें बंद करके भी खड़ा हो गया, ताकि वो अपनी माँ को मना सके कि आओ और मुझे खाना देकर जाओ। अगले ही पल उसने खुद को अंतरिक्ष में बाहर की ओर और नीचे की ओर आते हुए पाया। जब वो कूद गया उस मछली के ऊपर तो उसे रियलाइज हुआ कि वो तो अब आसमान में उड़ने लगा है, यानी वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा था। सहज रूप से उसने अपने पंख फैलाए, मतलब नेचुरली हो गया, उसे वो चीज़ करनी नहीं पड़ी। नेचुरली उसके जो पंख थे वो अपने आप खुल गए और वो उड़ने लगा। वह ऊपर की ओर बढ़ा और उसने उसका सारा डर दूर हो गया जब उसको ये समझ में आया कि उड़ान जो थी वो तो उसकी नेचुरल हैबिट है, वो तो उसकी नेचुरल चीज़ है कि वो पंछी है तो वो उड़ेगा ही, वो चीज़ उसमें नेचुरली आ गई, उसके लिए उसको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत
नहीं पड़ी। यह उनके परिवार के लिए एक बड़ी खुशी का पल था जब उसके परिवार ने यह देखा कि वह एक ऐसा बच्चा उनका जो अभी तक उड़ने से डर रहा था अब वो भी उड़ पा रहा है, उसके मन से भी उस चीज़ का डर खत्म हो गया है। तो उसका परिवार भी उसकी सफलता पे बड़ा खुश हुआ। वह भूल गया कि कभी उसे उड़ने से डर लगता था और अंत में उसके परिवार ने उसके आसपास आके इतना कैकल किया, इतने खुश हुआ उसका परिवार उसके आसपास जब वो चहचहा रहे थे कि उन्होंने लाकर उसको पहली मछली भी दी। They gave him his first fish. उन्होंने उसको उसकी पहली मछली लाकर भी दी कि ये ले भैया अपनी मछली खा ले। क्या कर? अपनी मछली खा ले। समझ में आया? तो यहाँ पे बच्चों हो जाता है हमारी पहली स्टोरी का अंत। और आइए देखते हैं अब हमारी दूसरी स्टोरी जिसका नाम था द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन। वर्तमान कहानी यानी अब यह कहानी तनाव में एक चरित्र की में मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यानी हमें ये क्या करती है? ये हमें साइकोलॉजिकल इंसाइट देती है। यानी हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन देती है उस चीज़ के बारे में, एक ऐसा इंसाइट देती है, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें किसी चीज़ के अंदर की, जिससे हम ये देख पाते हैं कि किस तरीके से मुसीबत के समय में मुसीबत के समय के अंदर हम किस तरीके से अपने आप को मुसीबत के अंदर अपने आप को संभाल सकते हैं और वहाँ से अपने आप को निकाल सकते हैं। यह एक काले हवाई जहाज़ के पायलट के साथ वर्णनकर्ता की मुठभेड़ का एक दिलचस्प वृतांत है जो संकट में उसको बचाव के लिए आता है। ये काले हवाई जहाज की एक ऐसी कहानी है कि साइलेंट में जो वर्णन करता है यानी जो उसके डिटेल में जिसको वो बताते हैं उनकी मुठभेड़ यानी उनकी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करते हुए, उनका जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उनके लिए उसको एक्सप्लेन करते हुए एक चैप्टर है जिसके अंदर उस पायलट को हेल्प करने के लिए एक और आदमी आता है और उसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक्सट्रैक्ट है कि किस तरीके से वो दूसरा पायलट जो है वो इनको बचाने के लिए आता है। यहाँ पर ये काले हवाई जहाज और उसके पायलट के इर्द गिर्द बनाया गया एक रहस्य है। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? ये काले हवाई यानी जो ब्लैक एरोप्लेन था और जो पायलट जो हमारा मेन पायलट है उसके इर्द गिर्द एक रहस्य था। क्या थी? एक मिस्ट्री थी कि वो पायलट है कौन, असल में वो आदमी कौन था, ये सब एक रहस्य था। अब कहानी कैसे शुरू होती है? एक पायलट रात के समय 10 बजे पुराने डकोटा हवाई जहाज में उड़ रहा था। ये स्टोरी है एक पायलट के बारे में जो रात को कुछ 10 बजे अपने पुराने डकोटा जिसका नाम था डकोटा DS-088 में वो उड़ रहा था। तारे चमक रहे थे और बादलों का नामो निशान नहीं था। आसमान इतना साफ था उस समय रात को कि तारे चमक रहे थे और दूर दूर तक कोई भी बादल थे या होने का आगाज नहीं था उन्हें। आसमान साफ था और विमान फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था और वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। ये जो विमान था, ये जो प्लेन था, ये उस समय फ्रांस के ऊपर था, लेकिन जाना कहाँ था उसको? इंग्लैंड जाना था और उसने पेरिस से अपनी ट्रिप शुरू करी थी। पायलट बहुत ही खुश था। वो खुश इसीलिए थे क्योंकि जब वो अपने घर पहुंचेंगे तो वो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाएंगे और अपने समय का भरपूर आनंद लेंगे। वह अपनी छुट्टी और परिवार के सपनों में खोए हुए थे कि मैं उड़ के अपने परिवार के पास जा रहा हूँ और जब मैं अपने परिवार के पास पहुँच जाऊँगा तो मैं बैठ के उनके साथ बड़े ही खुशी में अपना खाना पीना करूँगा और अपनी ज़िंदगी के आनंद को लूँगा। लगभग 10:30 बजे उन्होंने मार्ग और स्थान के बारे में पूछताछ करने के लिए पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। उन्होंने 10:30 बजे के करीब पूछा कि 1:30 बजे के करीब कि मैं कहाँ हूँ और कृपया मेरे को बताइए कि मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ। कंट्रोल रूम ने उसे बाहर की 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ने का निर्देश दिया तो वो 12 डिग्री पश्चिम यानी 12 डिग्री ईस्ट मुड़ गए। साउथ, वेस्ट नहीं है, साउथ है, सॉरी। पायलट ने नक्शा और कंपास की जांच की। उन्होंने अपना नक्शा यानी अपने मैप और अपने कंपास को देखा कि भैया वो भी सही पॉइंट पे है या नहीं। अपने दूसरे और अंतिम ईंधन टैंक पर स्विच किया और विमान को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया।
उसने नाश्ते के लिए अपने परिवार के साथ आने की उम्मीद थी। उनको ये था कि जिस तरीके से वो उड़ रहे हैं, जिस रास्ते में वो अभी हैं, वो कुछ थोड़ी ही देर के अंदर, मैंने सही लिखा था, साउथ नहीं था, वेस्ट ही है, डायरेक्शन ही दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, उनके मन में ये था कि चलो मैं सुबह तक तो समय में पहुंच जाऊंगा, तो जब तक मैं सुबह पहुंचूंगा मैं अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट का यानी अपने नाश्ते का आनंद ले पाऊंगा। जब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था तो पायलट को आगे बड़े काले से तूफानी बादलों देखते हैं कि इस तरीके से कुछ काले काले तूफानी बादल उनके सामने खड़े हैं। अब उनके पास फ्यूल बड़ा ही कम था, ईंधन बड़ा ही कम था उनके पास, तो ना तो वो ऐसे जा सकते थे ना ही वो नीचे से जा सकते थे, और बीच में से जाते तो उनका जो प्लेन था वो इतना वीक था कि बीच में से निकलना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल काम था। वह उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता था। इसके अलावा उनके पास दक्षिण या उत्तर में उड़ने के लिए भी कोई पर्याप्त ईंधन नहीं था कि भैया इतना वो ही नहीं है, फ्यूल ही नहीं है कि वो वहाँ से उड़ सकें। शुरू में उन्होंने पेरिस वापस जाने के बारे में सोचा, लेकिन जब उनके दिमाग में आया कि वह अगर यहाँ से जाएंगे तो वह अपने परिवार के सदस्यों से मिल पाएंगे, उनके मन में जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, जो तीव्र इच्छा थी, उसके आगे वो झुक गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस तूफान में ही अपने प्लेन को धकेल दिया जाए। और उन्होंने बोला आई विल टेक द रिस्क। उन्होंने क्या बोला, आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। और मैं इस प्लेन को, वो अपने उसके अंदर झोंक देते हैं और निकल जाते हैं। बादलों के बीच बिल्कुल अंधेरा था, विमान उछल रहा था और हवा में घूम रहा था, लेकिन जैसे ही वो बादलों के बीच में जाते हैं वो रियलाइज करते हैं कि बादलों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और उनका हाल बहुत ही खराब हो गया है। सारे उपकरण काम करना बंद कर चुके थे। पायलट का ग्राउंड स्टाफ से संपर्क भी टूट गया था क्योंकि उसके पास कंपास और रेडियो ने काम करना बंद कर दिया था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसे कंपास और रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। अचानक उसे अपने बिल्कुल पास एक और हवाई जहाज़ दिखता है। जब उन्हें लगता है ना कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, उसी समय अपने आसपास उन्हें एक हवाई जहाज़ दिखता है। उस अजीब काले हवाई जहाज़ के पंखों पर रोशनी नहीं थी, उसके पंख जो थे वहाँ पर रोशनी नहीं थी, काले और बिल्कुल अंधेरा है। लेकिन अंधेरा होने के बावजूद भी उसको वो प्लेन दिख रहा है, उसको उसके अंदर बैठा पायलट दिख रहा है। बाहर रोशनी नहीं है लेकिन दिख रहा है कि कोई ना कोई तो है। बड़ी ही रहस्यमयी सी बात है। काले हवाई जहाज के पायलट ने उसे अपने पीछे चलने को कहा और उसने देखा कि पायलट ने उसे हाय किया है और बोला है कि आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। तो वह आधे घंटे तक उस बादलों में उनके पीछे चलता रहा। अब वहाँ पे आधे घंटे उड़ने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके पास अब और सिर्फ 15 मिनट का ही ईंधन बचा था और पायलट डर गया कि जैसे ही ये ईंधन खत्म होगा शायद मैं मर जाऊं। लेकिन अचानक से उन्होंने देखा कि वो जो काला हवाई जहाज़ है वह नीचे उतर रहा है और पायलट ने उसका पीछा किया और आधे घंटे उस स्टॉर्म में, उस तूफान में रहने के बाद वो वहाँ से बाहर निकल आए। अंत में काले हवाई जहाज़ ने उसे लैंडिंग के लिए एक हवाई अड्डे पर निर्देशित किया और वहां से वो रनवे देखकर पायलट रोमांचित हो गए। लेकिन जब उसने काले हवाई जहाज़ के पायलट की शुक्रिया अदा करने के लिए अपना सर घुमाया तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो कोई था ही नहीं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो उनकी इमेजिनेशन का ही एक हिस्सा हो। वो जो प्लेन वहाँ से गया या वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो बस उनकी सोच का ही एक हिस्सा था, वो शायद रियलिटी में नहीं था। लैंडिंग के बाद पायलट तुरंत नियंत्रण केंद्र पहुंचे और काले रंग के हवाई जहाज़ के बारे में पूछताछ की, जिसने हवाई अड्डे के लिए सभी तरह से निर्देशित किया कि भैया कहाँ पे है, सारी इन्फॉर्मेशन बताई। वो चाहते थे कि वो हवाई अड्डा जो वो पायलट कंट्रोल रूम जो है वो उन्हें बताया कि वो पायलट कहाँ है। कंट्रोल सेंटर में ड्यूटी पर तैनात महिला ने उन्हें बताया कि उस रात कोई और विमान वहाँ से उड़ा दिखा ही नहीं था और ना ही उनके रडार के ऊपर और कोई विमान के बारे में बात की गई थी। उसने रडार पर केवल उस विमान को देखा था। यह सब सुनकर पायलट हैरान हो गया और सोचता कि बिना कंपास या रेडियो के और उस टैंक में ना कोई ईंधन छोड़े बिना सुरक्षित रूप से आने और उतरने में उसकी मदद किसने की थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो इस वजह यहाँ पे किसकी वजह से सेफ है। क्या वो पायलट सच में था या शायद वो उसने सिर्फ इमेजिन किया था, सिर्फ उसकी कल्पना में था, वो सिर्फ एक काल्पनिक कैरेक्टर था। वह उस अजीब काले हवाई जहाज को उसके रहस्यमय पायलट के बीच में के बारे में सोचता रहा और ये स्टोरी एंड हो जाती है जब वो उस रहस्यमयी पायलट के बारे में ही सोचता रह जाता है कि वो पायलट कौन था और वो कैसा दिखता था या फिर वो उसे शुक्रिया अदा कैसे करेगा। या अल्टीमेटली उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल था कि उसको बचाने वाला यहाँ पर कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने उसकी जान को यहाँ पर बचा लिया है।
समझ में आया बच्चों? तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में से और दूसरे चैप्टर में से पहला सवाल कहता है व्हाट डिड द यंग सीगल वॉच ऑल डे लॉन्ग। जो यंग सीगल था वो पूरे दिन क्या देखता रहता था, या यंग सीगल के भाई बहन, उसके मम्मी पापा जो थे वो उसके भाई बहन को क्या सिखा रहे थे। व्हाट वर द पेरेंट्स टीचिंग हिम, या सिटिंग ऑन द लेज पूरे दिन अलोन, वह अपने जो था वो सीगल पर बैठ के पूरे दिन अकेला या लेज पे बैठकर वो क्या देखता रहता था। आइए देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। All day long the seagull watched his parents flying about with a brother and little sister। पूरे दिन सीगल अपने माता पिता को अपने भाइयों और छोटी बहन के साथ उड़ते हुए देखता था। Perfecting them in the art of flight, उन्हें उड़ान की कला में निपुण करता हुआ। They taught them how to skim the waves, उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे लहरों को स्किम करना है, यानी कैसे आपको लहरों को काटते हुए जाना है। टू कट द वेव्स, यानी किस तरीके से आप लोगों को उन लहरों को, उन वेव्स को कट करते हुए आगे निकलना है, एंड कैसे मछली के लिए गोता लगाना है। He also saw his older brother catch his first herring, उसने देखा था कि अब उसके भाई ने अपनी पहली हेरिंग यानी अपनी पहली मछली पकड़ी थी। ये नेम ऑफ अ फिश होता है हेरिंग। उसने किस तरीके से अपनी मछली को पकड़ा था, डिवावर इट, किस तरीके से उसने उसको खाया था। एंड व्हेन द पेरेंट्स सर्कल्ड राउंड हिम एंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और किस तरीके से उसके पेरेंट थे उसके घर में उस पर हंस रहे थे और चारों ओर उसके चक्कर लगाकर उसकी बात पे उसकी सराहना कर रहे थे कि उसके छोटे भाई ने अपनी पहली मछली पकड़ ली है। और पहले दिन उसने यही सब होते हुए देखा जिसके बारे में उसको बड़ा ही बुरा लग रहा था कि इस तरीके से वो लोग क्यों कर रहे हैं, जबकि उसको भी वो प्यार चाहिए था, उसको भी वो स्नेह चाहिए था, लेकिन वो उड़ने का रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं था। समझ में आया? अगला सवाल, हाउ वॉज द यंग सीगल डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर। अब जो यंग सीगल था ना, वो कहने को तो जो उसका शरीर था वो अपने भाई बहनों से बहुत ज़्यादा बेटर था। अब वो कैसे था, वो कहते हैं कि उसके पास जो उसके विंग्स थे ना, उसके भाइयों की तुलना में उसके जो विंग्स थे, जो उसके पंख थे, वो बहुत बड़े थे, तो उसको उड़ने के लिए आसानी होती। लेकिन फिर भी जो उसके भाई बहन छोटे पंखों के साथ उड़ गए, जो यंग सीगल बड़े पंखों के साथ भी नहीं कर पाया। यंग सीगल हैड लॉन्गर विंग्स दैन हिज ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर। ये युवा समुद्र में उसके भाई बहनों की तुलना में अधिक उसके लंबे पंख थे, लेकिन उनमें से उनके जैसा साहस नहीं था। बट डिड नॉट हैव द करेज लाइक देम टू टेक द प्लंज ऑफ द लेजेंड फ्लाई, कि वह कगार से उतरकर उड़ सके। मतलब ही वॉज वेरी स्केयर्ड कि मैं कैसे करूँगा। ही टुक एन एडिशनल डे टू फॉलो हिज पेरेंट्स, उसको अपने माता पिता के निर्देशों का पालन करने के लिए एक अतिरिक्त दिन लिया, वेट करा, देखा कि उसने कैसे किया है, और वो भी भूख के चक्कर में वो कूद गया था, उसका कोई प्लान नहीं था कूदने का। अनलाइक हिज सिबलिंग्स, जो ब्रिंक पे गए, कोने पे यानी एज पे गए और उन्होंने विंग्स को फड़फड़ाया और उड़ गए। जो उसके भाई बहनों के विपरीत था, जो कगार पर गए, अपने पंख फड़फड़ाए और वहां से उड़ गए, वो अपने भाई बहनों से बिल्कुल ही अलग था। हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली रिस्पॉन्ड व्हेन टू फॉल अस्लीप। अब वो कहते हैं जब वो सो गया तो उसके फैमिली ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, यानी उसके फैमिली ने कैसा रिएक्ट किया। तो उसके भाई और उसके पिता ने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसको देख रही थी। यंग सीगल की फैमिली ने उसे इग्नोर कर दिया जब उसने दिखाया, अपने परिवार को नौटंकी कर कर दिखाई, नाटक किया कि वो सो रहा है। उसके दो भाई और सिस्टर जो थे वो प्लेट्यू पे, यानी वो उस पठार पर लेट गए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और सोने के ऐसे करा था जैसे उन्होंने अपनी ऐसे अपनी जो गर्दन है अपने गले में धंस ली और ऐसे सो रहे थे वहाँ पर। वो उसके फादर जो थे वो अपने पंखों को तराश रहे थे, मतलब उन्हें ठीक कर रहे थे। ही वॉज कोम्बिंग कह सकते हो एक तरीके से, जैसे तुम लोगों ने पंछियों को देखा होगा, वो अपनी चोंच से ही अपने पंखों को ठीक करते रहते हैं, तो वो अपने पंखों को ठीक कर रहे थे। सिर्फ उसकी मदर ही थी, सिर्फ उसकी माँ ही थी जिसने उसको देखा, बिकॉज उसकी माँ के मन में अपने बेटे को लेकर बड़ा ही प्यार और सद्भाव और दया आ रही थी कि मेरे सारे बच्चे उड़ रहे हैं लेकिन ये अकेला ऐसा है जो उड़ नहीं पा रहा है। और वो माँ चाहती थी कि वो अपने बेटे की मदद करे, लेकिन अगर वो आज उसको जाकर वहाँ खाना दे देंगी कि तू ले और खा ले, तो इस तरीके से वो कभी भी उसे उड़ना नहीं सिखा पाएंगी और वो एक गलत चीज हो जाएगी कि उन्होंने इसे बना बनाया खाना उसके आगे परोस दिया, जिसकी वजह से वो यंग सीगल आज अगर मेहनत करना नहीं सीखेगा, आज अगर उड़ना नहीं सीखेगा, तो ये काम वो जिंदगी में आगे भी नहीं कर पाएगा।
हाउ एंड वाई डिड द यंग सीगल बेग हिज मदर टू ब्रिंग हिम फूड, उसने क्यों और कैसे अपनी माँ के आगे भोजन के लिए विनती की और उसने उसकी माँ ने उसको कैसे जवाब दिया। यंग सीगल गा 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 करके रोने लगा अपनी माँ के आगे ताकि वो उसे कुछ खाना दे दे, क्योंकि उसने दिखाया, बोला कि आपने, मैं पिछले दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं बिल्कुल भूखा हूँ। हाउएवर उसकी माँ ने उसको खाना देने से बिल्कुल मना कर दिया और उस पर चिल्लाने लगी गाओ कोला इन हार्श डेरिवेटिव टोन। वह उसको डांट रही थी कि तुझे खाना मैं नहीं दूंगी। वह उसे कठोर अपमानजनक स्वर में उसे डांट रही थी कि तुझे खाना नहीं मिलने वाला है। द यंग सीगल स्टिल केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वह लगातार अपनी मम्मी को बुलाता रहा, विनती करता रहा कि प्लीज़ मुझे खाना दे दो, मैं बिल्कुल भूखा हूँ, मुझे खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उसकी मम्मी ने बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अंत में क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया और एक छोटी सी मछली को अपने मुंह में फंसाया और उस तक ले गई। युवा सीगल ने गा 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 रोते हुए अपनी माँ से उसके लिए कुछ खाने के लिए विनती की, क्योंकि उसने पिछली रात में कुछ भी नहीं खाया था। हालांकि उसने उसे खिलाने से इनकार कर दिया और कठोर अपमानजनक स्वर में गाओ कोल आ चिल्लाया। युवा सीगल तब तक विलाप करती रही जब तक उसने उसे अपनी चोंच में मछली के टुकड़े के साथ उड़ते हुए नहीं देखा। जब तक उसकी मम्मी उसको मछली देकर नहीं गई तब तक वह मछली का इंतजार करता रहा, तब तक वो वेट करता रहा कि कब उसकी मम्मी आएंगी और खाना देंगी। अब वो कहते हैं कि यंग सीगल ने, जब उसकी फैमिली ने यंग सीगल को उड़ते हुए देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। यंग सीगल की फैमिली बड़ी ही खुश और एक्साइटेड हुई जब उन लोगों ने उसे उड़ते हुए देखा, क्योंकि उनका आखिरी बेटा बचता था जो उड़ना नहीं सीखा था और अब उसको भी उड़ना सिखा दिया गया था। The mother swooped past him with her wings making a loud noise. उसकी मम्मी उसके आसपास से अपने पंखों में से जोर से शोर मचाते हुए वहां से उड़ती गई और उसके फादर जो थे वो भी बड़ी खुशी में उस पर चिल्ला रहे थे। The two brother and sisters flew around him, curveting, banking, soaring and diving. उसके 4 भाई बहन घुमावदार बैंकिंग, बढ़ते और गोता लगाते हुए उसके आसपास उड़ते रहे। मतलब बैंकिंग मतलब ऐसे गोल गोल उसके आसपास घूम रहे थे, कुछ ऐसे करके, जैसे गोल गोल करके they were moving around him. He had made his first flight. ये फर्स्ट फ्लाइट, ये पहली उड़ान उसके लिए क्यों इतनी ज़रूरी थी? फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान उस सीगल के लिए बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज यहाँ से उसमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि उसके पंख हमेशा ही उसको उड़ने में मदद करेंगे और वो अपने डर को ओवरकम कर पाया और उसने वो पूरी करेज आई, यानी उसके अंदर वो शक्ति आई कि वो ऊपर की तरफ उड़ सकता है जैसे उसके भाई बहनों ने उड़ान भरी थी। तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें पावर, उसमें वो सारी शक्तियाँ आ गई या वो सब चीज़ें वो समझ गया कि हाँ ये काम तो मैं भी कर सकता था, ये काम करने में कोई मुश्किल नहीं है, मेरा शरीर बना ही कुछ इस तरीके से है कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ना जानता हूँ। मैं बस फालतू में ही इस चीज़ से डर रहा था कि शायद मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा। अब वो कहते हैं, अब बताओ, अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं वेदर कंडीशंस बताओ जब पायलट उस ओल्ड डकोटा को उड़ाने गया था, या डिस्क्राइब द स्काईज जब नरेटर ने अपनी फ्लाइट शुरू ही करी थी। वेदर कंडीशंस कैसी थी जब पायलट ने अपनी फ्लाइट को शुरू किया था? वो बहुत ही फेवरेबल थी, यानी वो बहुत ही अच्छी थी। आसमान जो था वो साफ था, उसमें स्टार्स दिख रहे थे और मून भी शाइन कर रहा था। कोई भी एक सिंगल भी क्लाउड जो है, एक सिंगल भी बादल आसमान में नहीं था। जब पायलट ने अपनी उड़ान शुरू की तो मौसम अनुकूल था, आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे और चांद पूर्वी ओर से आ रहा था। आसमान में कोई भी बादल नहीं था, यानी जो कंडीशन थी वो बहुत ही अच्छी थी और उसकी उड़ान भी बड़ी अच्छी चल रही थी। पायलट ने बोला कि वो एक इजी फ्लाइट थी, यानी वो बड़ी एक आसान सी उड़ान थी। क्या वो उड़ान आसान थी? ना 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 ना, वो आसान नहीं थी। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। अभी उसे आगे पता लगेगा कि आगे आगे देखो होता है क्या। The pilot says that it was an easy flight because the sky was clear and everything was going well. उसने ऐसा इसीलिए बोला था because अभी तक तो उसे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। However, ऐसा नहीं होता जब वो आगे जाता है। उसकी जर्नी के 150 किलोमीटर पार करने के बाद, पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आने के बाद उसने वो देखता है कि आगे तो बहुत बड़े ह्यूज क्लाउड्स हैं। कौन से क्लाउड हैं? ये स्टॉर्म क्लाउड्स थे जो उसको वहाँ पर देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से अब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी उड़ान कैसे भरूँगा। अब वो कहते हैं पायलट ने कब वो उनको देखा, बादलों को देखा, और क्या उन बादलों से उन्हें डर लगा? या वो कहते हैं जब डकोटा 150 किलोमीटर दूर आ गया था पेरिस से, तब उस डकोटा को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा।
अब वो कहते हैं पायलट सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स, जब वो 150 किलोमीटर दूर आ गया था पेरिस से, वो बहुत ज़्यादा डर गया था, वरीड हो गया था जब उसने देखा कि वो क्लाउड्स जो हैं, वो बादल जो हैं वो बहुत ही विशालकाय लग रहे हैं और बड़े बड़े ऊंचे काले पहाड़ों की तरह दिखाई दे रहे हैं, यानी उनको पार करना उसके लिए बड़ा ही कठिन काम था। ही कुड नीदर फ्लाई अप और ओवर देम, ना तो वो उसके ऊपर से जा सकता है ना ही वो उसके नीचे से जा सकता है, क्योंकि उसके पास उतना इंजन नहीं था, फ्यूल नहीं था, और ना ही वो उसके नॉर्थ और साउथ जा सकता था, यानी ना तो उसके ऊपर से ना ही उसके नीचे से, बीच में से निकलेगा। तो उसका जो प्लेन था डकोटा DS-088 वो बड़ा ही पुराना सा प्लेन था, तो पूरे चांसेस थे कि शायद उसका वो प्लेन टूट जाए या शायद से उसका वो जो प्लेन है वो गड़गड़ा जाए या कुछ उसके अंदर ऐसा खराबी हो जाए। अब वो कहते हैं जब पायलट ने रिस्क ले ही लिया और वो स्टॉर्म में चला ही गया तब क्या होता है। ये नरेटर का जो एरोप्लेन था वो किस तरीके से बिहेव करने लगा जब वो ब्लैक क्लाउड्स में घुसा, और वो बोलता है आई टेक द रिस्क। वो क्या रिस्क था जो नरेटर ने लेने का शुरू किया और उसका उस पर क्या असर हुआ। जब पायलट ने रिस्क लिया तो उसने अपने प्लेन को स्टॉर्म में घुसा दिया, सिर्फ इस चीज़ के चक्कर में कि वो अगले दिन जाकर अपनी फैमिली के साथ नाश्ता एंजॉय करना चाहता था। जो विजिबिलिटी थी वो नेग्लिजिबल हो जाती है, यानी जो दृश्यता थी उसकी वो नगण्य हो गई, यानी एकदम जीरो के बराबर हो गई। एंड द ओल्ड प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और पुराना विमान आसमान में हिचकोले खा रहा था, मानो जैसे कि वो अभी गिर जाएगा और पायलट जो है वो मर जाएगा। द कंपस मूव्ड राउंड एंड राउंड, कंपस गोल गोल घूम रहा था, यानी कंपस को डायरेक्शन भी मिलनी बंद हो गई थी और उनका जो कंपस था वो डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और बाकी इंस्ट्रूमेंट जैसे रेडियो उसने भी काम करना बंद कर दिया था। इनका पूरा का पूरा विमान जो था वो एक ऐसी सिचुएशन में था जिससे वो बाहर अब नहीं आ सकते थे। अब वो कहते हैं वाई डिड द पायलट फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। जो पायलट थे वो कहते हैं कि वो एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, वह एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस हवाई जहाज को, काले हवाई जहाज का पीछा कर रहे थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसीलिए किया था बिकॉज उस सिचुएशन के अंदर उस समय पे उनकी और कोई सहायता नहीं कर सकता था, वह खुद ही थे जो खुद की सहायता कर सकते थे, या वह वही काला एरोप्लेन ही था जो उनको देख पा रहा था या जो उनकी सहायता उस समय कर पा रहा था। तो इसीलिए उनके आसपास और कोई भी चारा नहीं था अपने आप को उसके बिना कुछ काम करने का। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस काले एरोप्लेन को ही फॉलो कर लिया जाए। द पायलट जो अपना रास्ता भटक गए थे स्टॉर्म के अंदर, वो उस ब्लैक एरोप्लेन को एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह फॉलो कर रहे थे बिकॉज यही उनके जिंदा रहने का एकमात्र सहारा रह गया था। ही वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड दिस स्ट्रेंज एरोप्लेन, क्योंकि वही ऐसा प्लेन था जो उन्हें सेफ्टी की तरफ लेकर जा रहा है, जो उन्हें बचाने के लिए वहां तक लेकर जा रहा है। तो अगर उसके लिए उन्हें उसे एक बच्चे की तरह भी फॉलो करना पड़ेगा तो उस चीज को करने से पहले उनके मन में कोई भी हिचक नहीं थी, उन्होंने उसको फॉलो कर लिया। Why did the pilot of the Dakota turn back after realizing he was safe? उन्होंने क्यों पीछे मुड़कर देखा जब उन्हें रियलाइज हुआ कि अब वो सेफ है? पायलट पीछे मुड़े जब उन्हें पता लगा कि वो सेफ है, ताकि जिस बंदे ने उनका हेल्प किया है, ताकि वो अपने परोपकारी इंसान को जिन्होंने उसको इतना बचाया है इस मुसीबत के समय से, वह उसको शुक्रिया अदा कर सकें। हाउएवर उन्होंने नोटिस किया कि आसमान जो था वो खाली था, आसमान में कोई और पंछी नहीं, क्या कहते, और कोई भी प्लेन जो था वो उड़ नहीं रहा था। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था और वो कहीं पे भी उसको नहीं देख पा रहे थे। वो बड़े अच्छे नेचर के थे, वो थैंक यू करना चाहते थे लेकिन वो थैंक यू नहीं कर पाए। अब कहते हैं ब्लैक एरोप्लेन की एंडिंग पे कमेंट करते हुए अपने व्यूज बताओ। जो स्टोरी थी ब्लैक एरोप्लेन, वो यहाँ पर मिस्ट्री के पॉइंट को डालती है कि वो कौन था ब्लैक एरोप्लेन में। वो एक ब्लैक एरोप्लेन के ऊपर एक बड़ा ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो कौन से ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बात की जा रही थी, ऐसा कौन सा प्लेन था जो वहाँ पर आया था लेकिन अब किसी को दिख ही नहीं रहा। वो प्लेन तो आसमान में है ही नहीं, और एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, एक सवाल रह जाता है हमारे दिमाग में कि क्या वो प्लेन सच में था या शायद सच में ही वो हमारे जो प्लेन का पायलट था उसी के ही सोच का ही एक हिस्सा था। हो सकता है वो उसकी खुद की बनाई हुई एक कहानी हो, मे भी हो सकता है उसे अपनी आत्मनिर्भरता को प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा सिंबल दिखा हो अपने मन के अंदर। द पायलट वॉन्डर्स अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द सेवियर, वो सोचते हैं उनके मसीहा के बारे में कि जिसने उन्हें यहाँ पर बचाया है, ये उद्धारकर्ता कौन था जिसकी वजह से आज वो बच गए हैं। वो सोचते हैं कि कौन होगा वो ब्लैक एरोप्लेन जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को वो पायलट कौन होगा जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को चला रहा था, जिसमें लाइट्स भी नहीं थी लेकिन फिर भी उसका चेहरा उन्हें
दिख रहा था। वे बिना रोशनी के तूफान में इस अजीब काले हवाई जहाज के पायलट को कौन हो सकता है, उसी के बारे में वह सोच रहे थे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं अब इस चैप्टर के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को। वो कहते हैं व्हाट मोटिवेटेड द यंग सीगल टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। ऐसा क्या था जिसकी वजह से उस यंग सीगल ने डिसाइड किया कि वो भी आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला को सीखना चाहता है। क्या वो एडवेंचर था उसके लिए, क्या वो रोमांच से प्यार था उसके मन में, या अत्यधिक भूख थी, या वो बहुत ज़्यादा भूखा था इसीलिए ही वो वहाँ पर उड़ पाया। यंग सीगल जो था वो उड़ने से डर रहा था क्योंकि एक तो उसने देखा साइट ऑफ सी, वो सी को देखकर इतना डर गया था, वो ये देखकर ही कुड सी फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ हिज लेज फिल्ड हिम विद टेरर। जब उसने ये देखा ना कि युवा उस सीगल उड़ने से डरता था क्योंकि समुद्र में वह एक दृश्य जो उसने अपने कगार के किनारे से देखा था उसे आतंक से भर दिया था कि यार ये तो कितना गहरा है, मैं इसमें गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। Besides, he did not believe in the strength of his wings. उसके अलावा उसे अपने विंग्स पे विश्वास नहीं था, उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे अगर वो उड़ने जाता भी है तो। Hence, एडवेंचर तो उसके लिए उसकी कप ऑफ टी थी ही नहीं, यानी एडवेंचर को तो वो नहीं करना चाहता था, एडवेंचर उसके लिए नहीं बना था। वह क्या करना चाहता था, वह बस उड़ना, वो बस वहाँ रहना चाहता था कि उसको बस खाना मिल जाए। What motivated him to fly was actually extreme hunger. सिर्फ अकेली ऐसी चीज़ जिसने उसे प्रोत्साहित किया कि नहीं उड़ना है, वो थी बहुत अत्यधिक भूख। अत्यधिक भूख क्यों थी? क्योंकि जब उसको लग रहा था ना कि यार मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तब वो भूख ही थी जिसने उसको प्रोत्साहित किया कि नहीं चलो उड़ते हैं। दिस वॉज हिज पेरेंट्स लास्ट रिजॉर्ट टू फोर्स हिम टू टेक टू प्लंज। वो उसके पेरेंट्स के पास एक आखिरी तरीका रह गया था, उनका अंतिम उपाय था जिसकी डुबकी लगाने के लिए वह उन्होंने उसको मजबूर किया। He had not eaten anything during the past 24 hours and were desperately hungry. और उसने कुछ लास्ट 24 घंटे से खाया भी नहीं था, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया वहाँ से उड़ने के लिए। पिछले 24 घंटे में उसने कुछ नहीं खाया था और उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। और फिर सोने पे सुहागा उसकी मम्मी, जब उसकी मम्मी ने उसको एक फ़िश के पीस के साथ टेम्प्ट किया, यानी उसको ल्योर किया, यानी उसकी वो जगाई, भूख को जगाया, तब उसको हुआ कि नहीं यार अब तो मैं उड़ ही जाता हूँ, मैं रुक नहीं सकता। ही वॉज मैडेंड बाय द साइट ऑफ फूड। वो खाने को देखकर एकदम पगला सा गया था मानो। शी हॉल्टेड आफ्टर रीचिंग क्वाइट क्लोज टू हिम। और उसकी मम्मी जो है ना, शी हॉल्टेड मतलब उसकी मम्मी जो है वो उसके काफ़ी करीब जाकर रुक जाती है ताकि वो उसको उड़ने पे मजबूर कर सके। और जैसे ही उसकी खाने की उस इच्छा ने उसका दिल पे इतना राज करने लगा कि वो एकदम से ही फिश के ऊपर कूदा जो उसकी मदर की बीक में थी। और ये एक्शन जो था, जल्दीबाजी में किया हुआ एक्शन जो है वो काम कर गया और यहीं से उसको समझ में आया कि वो कैसे उड़ सकता है। दस वो हंगर ही था एंड नॉट एडवेंचर जिसने उसे मोटिवेट किया उड़ने के लिए। जब उसकी माँ ने उसको अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा लगाकर लालच दिया तो वह भोजन देखकर पागल हो गया। उसके काफी नजदीक पहुंचकर वह रुक गई। खाने की प्रबल इच्छा ने युवा सीगर को अपनी माँ की चोंच में मछली पर झपटने के लिए मजबूर कर दिया और वह कूद पड़ा। वे अवेगपूर्ण कार्रवाई ने फल दिया, यानी जो डिफरेंट सा एक्शन था इसका एक अच्छा फ्रूट निकला, यानी इट वाज सक्सेसफुल कि वह जीवित रहने के लिए बेताब संघर्ष ने उसे उड़ने की कला सिखा दी। यानी वो ये चीज़ सीख गया कि किस तरीके से वो अभी भी उड़ सकता है। यानी भूख ने उसे जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन दे दिया, एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं उसको, एक बहुत बड़ा सबक दे दिया कि खाने के लिए इंसान कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। इस प्रकार ये भूख थी, ना कि रोमांच का प्यार, जिसने उस युवा सीगल को उड़ने के लिए प्रेरित किया। समझ गए बच्चों? आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वो कहते हैं दो स्टोरीज इज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन, ये दोनों बताती हैं कि भगवान से उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो आ जाओ इस चैप्टर, ये बहुत बड़ा ये इसका वो वाला है, सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन है कि जिन बच्चे कह रहे थे ना मैम सेंट्रल आइडिया पे करा दो, तो ये रहा भैया तुम्हारा सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन। वो कहते हैं दो स्टोरीज जो है वो सर्टनली हमें ये बताती हैं कि भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी किस्मत को खुद चेंज करने के लिए मेहनत करता है। सक्सेस उसी के पास आता है जिसमें हिम्मत होती है कोई भी रिस्क लेने की। यंग सीगल जब उसे भूख लगी तो उसने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया और कूद गया खाने के लिए। हैविंग मिस द टारगेट, वो नीचे गिरने लगा, लेकिन उसने तब भी गिव अप नहीं किया। उसने कोशिश करी अपनी बेस्ट और वहाँ से ही वो अपने आप को उड़ पाया और उसे पता लगा कि उड़ना तो उसके लिए नेचुरल है।
द एडवेंचरस पायलट, उसने भी डिसाइड किया कि या तो मैं घर जाऊंगा या फिर मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि घर जाने से अच्छा, मर जाने से तो अच्छा है कि आज मैं घर ही चला जाऊं, तो क्यों ना मैं यहाँ से उड़ ही जाऊं, कुछ नहीं होता, मैं अपना उड़ूंगा इस प्लेन स्टॉर्म के अंदर से निकलूंगा और अपने फैमिली तक जाऊंगा। दोनों कहानियां निश्चित रूप से सुझाव देती हैं कि भगवान हमेशा उन्हीं लोगों की तरफ होते हैं जो कड़ी मेहनत करके अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करते हैं, यानी जो मेहनत से पीछे नहीं हटते। सफलता उन्हें ही मिलती है जिनमें जोखिम उठाने का साहस होता है। सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो रिस्क लेने की स्ट्रेंथ रखते हैं। भूख से व्याकुल युवा सीगल ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी मां की चोंच से मछली पर छलांग लगा दी। निशाना चूक जाने पर वह नीचे गिरने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी कोशिश और प्रोविडेंस के साथ मिलके, यानी जिसने अपनी सोच का, यानी अपनी विट का, समझदारी का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया और उड़ने के लिए अपनी प्राकृतिक प्रतिभा की खोज करने में मदद की। यानी जो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है उड़ने का, प्राकृतिक प्रतिभा, वह उसको पहचान पाया। साहसी पायलट ने भी तूफान चुनौती देने का फैसला कर दिया था। उसने भी पूरा कर लिया था कि तूफान सामने हो या जो मर्जी हो, वो अपने परिवार तक पहुंच कर रहेगा। हाँ, तो वो कहते हैं इस मिस कैलकुलेशन अबाउट द एनॉर्मिटी ऑफ द सिचुएशन एंड टैंगल्ड हिम इन अ वेरी रिस्की सिचुएशन। अब जो हमारा पायलट था ना, उसने सिचुएशन को बड़ा ही बुरे तरीके से मिस कैलकुलेट किया था। उसे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि अगर वो इस तरीके से काम करने वाला है, यानी अगर वो घुस जाएगा उस स्टॉर्म में तो बच नहीं पाएगा। उसको ये समझ नहीं आया था कि वो स्टॉर्म कितना बड़ा है। However, जब उसने अपनी पूरी कोशिश करी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को पूरे तरीके से यूज करने का, जब उसकी खत्म हो गई थी होप कि वो बच पाएगा, तब भगवान ने उसके लिए एक ब्लैक एरोप्लेन भेजा उसको गाइड करने के लिए। अपनी करेज और अपने फेथ के साथ ही वो वहाँ तक पहुँच पाया और उसके इंडिविजुअल एफर्ट शुरू हुए। तो इट इज़ राइटली सेड कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद कर सकता है। मैं कहते हैं यहाँ पे अब हम कहते हैं स्थिति, दोनों कहानियाँ निश्चित रूप से सुझाव देती हैं कि भगवान हमेशा उन लोगों की तरफ होते हैं जो मेहनत करके अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करते हैं। सफलता उन्हें ही मिलती है जो जोखिम उठाने का साहस होता है। भूख से व्याकुल युवा सीगल ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी माँ के चोंच में मछली पर छलांग लगा दी। निशाना चूक जाने पर वह नीचे गिरने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी कोशिश की और अपनी प्रोविडेंस यानी अपने सोच के साथ अपने आप को बचा लिया और उड़ने के लिए अपनी प्राकृतिक प्रतिभा यानी नेचुरल इंस्टिंक्ट की खोज करी। दूसरी तरफ हमारा साहसी पायलट ने भी तूफान को चुनौती देने का फैसला किया। स्थिति की भव्यता की भयावहता के बारे में उनके गलत अनुमान की उन्हें बहुत ही जोखिम भरी स्थिति में उलझा दिया था। हालांकि उन्होंने हाथ में उपलब्ध सभी उपयोग करने की पूरी कोशिश करी कि जो भी चीज़ें उनके पास थी, भले ही वो कंपास हो, रेडार हो, फ़ोन हो, जो भी चीज़ें थी उनका उन्होंने पूरा इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करी। जब उनके मन में बचने की उम्मीद खत्म हो गई थी तो भगवान ने उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए एक रहस्यमय काले हवाई जहाज़ को उनके लिए भेज दिया। ये साहस और विश्वास ही एक साथ इन दोनों अनुभवों में समृद्ध करता है, और जैसे ही उनके व्यक्तिगत प्रयास शुरू होते हैं, जैसे आपका इंडिविजुअल एफर्ट शुरू होता है, भगवान की मदद आपके लिए शुरू हो जाती है। इसीलिए ये ठीक कहा गया है कि भगवान भी उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है ख़त्म। इसका एक मॉरल है जो आप लोग अपने पास लिख सकते हैं भैया, जो सेंट्रल आइडिया के लिए बच्चे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 स्टोरीज़ का जो सेंट्रल आइडिया है वो सिर्फ इतना है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करेंगे। अगर आप अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहे हो तो भगवान भी आकर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया बच्चों? इसी के साथ होती है हमारी आज की क्लास ख़त्म। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स और जो भी आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं। अब मिलते हैं हम लोग बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय एवरीवन।